मुझ पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, हम अपराधी प्रवृत्ति के नहीं है। हम कानून में रहकर, कानून के हदों में रहकर काम करने वाले व्यक्ति हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के रामदास कॉलेज में वहाँ मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे, 12th मैंने टॉप किया था, तो मुझे उसके मेरिट के बेस पे वहाँ पे मुझे हॉस्टल मिल गया रामदास कॉलेज में। मैंने वहाँ शिक्षा ग्रहण की। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो मेरा परिवार रहा है, मेरे जो दादाजी रहे हैं, उनका नाम हाशिल इकराम था, और वो किसान मजदूरों की जो दबे कुचले लोग होते थे उनके लिए संघर्ष वो करते रहे। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव की सरगर्मी पूरी तरह से चरम पर है। प्रत्याशियों की घोषणा लगातार हो रही है, लेकिन इसमें सबसे आगे बीएसपी नजर आ रही है। बीएसपी ने गौतम बुद्ध नगर सीट से, जो गौतम बुद्ध नगर जिले से 2 सीट पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पहली है जेवर और दूसरी दादरी विधानसभा। हम इस वक्त मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर के जेवर विधानसभा के डाड़ा गांव में, जिन्हें यहां से बीएसपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। उनका नाम जो है नरेंद्र भाटी है, और आज हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपने शुरुआती दौर में किस तरह से संघर्ष कर कर यहाँ तक पहुँचे हैं, राजनीतिक पूरा उनका जीवन कैसा रहा है, और इससे तमाम सवाल जो हैं हम उनसे करेंगे। नरेंद्र भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप प्रत्याशी चुने गए हैं बीएसपी के द्वारा जेवर विधानसभा से, तो मैं जानना चाहूँगा कि शुरुआती दौर कैसा रहा आपका, राजनीति में आने से पहले आप क्या करते थे? मेरी स्टार्टिंग, जब मैंने अपनी जो शिक्षा ग्रहण करी अपने गांव से करी। मैं गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ा, वहाँ से मैंने शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद मैं 6th क्लास में, हमारा अमीचंद कासना इंटर कॉलेज है, वहाँ मैंने 6th क्लास वहाँ से की। उसके बाद लड़पुरा गांव में स्कूल है, RS पब्लिक स्कूल, तो उससे मैंने 8th की। 8th के बाद मैं दिल्ली चला गया। मैंने वहाँ से सरदार पटेल से 10th क्लास की। उसके बाद मैंने मॉडर्न स्कूल फरीदाबाद से 12th क्लास की। 12th करने के बाद फिर मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामदास कॉलेज में, वहाँ मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे, 12th मैंने टॉप किया था, तो मुझे उसके मेरिट के बेस पे वहाँ पे मुझे हॉस्टल मिल गया रामदास कॉलेज में। मैंने वहाँ शिक्षा ग्रहण की। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो मेरा परिवार रहा है, मेरे जो दादाजी रहे हैं, उनका नाम हाशिल इकराम था, और वो किसान मजदूरों की जो दबे कुचले लोग होते थे उनके लिए संघर्ष वो करते रहते थे। और गांव में एक अलग अलग जगह का उन्होंने काम किया। गांव आसपास के गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे बहुत अच्छे परिचित थे, तो वो लोगों में जो आध्यात्मिक बातें लोगों से करते थे, तो उन्होंने कई बार भी उन्होंने आंदोलन किए थे पार्टी के खिलाफ। और इस विचारधारा से वो लड़ते रहे हैं, जो तानाशाह वाली विचारधारा रही है, जो लोगों को पूरी तरह से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचा के वाली जो ऐसी लोग रहे हैं उनके वो खिलाफ रहे हैं। और वो पूरी तरह से आध्यात्मिक आर्य समाजी थे, उनका एक समाज में अलग वर्चस्व था। उसके बाद मेरे जो पिताजी हैं वीर सिंह मास्टर जी, वो प्राइमरी स्कूल में टीचर रहे, हेड मास्टर रहे, तो उनका भी समाज में पूरी तरह से एक्टिव रहे। मेरे परिवार के मेरे ताऊ जी जो थे, वो गांव के कई बार प्रधान रहे, मेरी ताई रही। उसके बाद फिर मेरे बड़े भाई वीरेंद्र डाढ़ा जी, तो उन्होंने एक संगठन थे, वो कई किसानों संगठनों के माध्यम से, जो पुलिस की तानाशाही होती थी उस टाइम पे, और शासन प्रशासन की जो तानाशाही होती थी उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाते, किसानों की मांगों के लिए संघर्ष करते थे। और कहीं किसानों से जो अधिकारी थे उस टाइम पर रिश्वत मांगते थे, कुछ इस तरह की हरकतें करते थे, उनके खिलाफ वो आंदोलन करते थे, और कई बार वो जेल भी गए। मैं जो लगभग जब भूमि अधिग्रहण हुआ था यहाँ पर, जब लैंड ये आया था कि भाई जो किसानों की ज़मीन को अधिग्रहण वाला प्रोजेक्ट चला था, उस पर उचित मुआवजे के लिए जो मांग की थी, वो हमारे जो भैया थे उन्होंने एक संगठन के माध्यम से मांग की थी। उसमें बहुत सारे जो युवक थे आसपास के क्षेत्र के लोग, वो जुड़ गए थे। फिर उन्होंने जो भ्रष्ट अधिकारी थे, जो लोगों से, किसानों से रिश्वत मांगते थे, उनके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। उसमें वो जेल गए, और जब जेल से बिना शर्त सरकार ने उनको रिहा किया। रिहा करने के बाद जिला पंचायत के यहाँ से चुनाव लड़े, और एक संगठन के से ही चुनाव लड़े, निर्दलीय चुनाव लड़े, और बहुत अच्छी वोटों से वो वहाँ से चुनाव जीते। तो उनसे संघर्ष से जो परिवार की जो पृष्ठभूमि रही है, राजनीतिक रही है, सामाजिक रही है, तो उससे हमें प्रेरणा मिली। फिर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव भी लड़ा वहाँ पर, और फर्स्ट अटैम्प्ट में वहाँ से मैं चुनाव जीता। उसके बाद मैंने डूसू प्रेसिडेंट का चुनाव कॉन्टेस्ट किया था, और जब मैंने देखा कि जो हमारी नेता है बहन कुमारी मायावती जी,
उनकी जो पार्टी थी कि ये मिशन मूवमेंट के लिए कि ये मशीनरी वर्कर थे, उनके वो काम करते थे और दबे कुचले शोषित वर्ग को जो ऊपर उठाने का अगर काम किया तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया। मैं इनसे इंस्पायर्ड हुआ और मैं देखता था इनकी जो वीडियोज होती थी, जो ये संघर्ष करते थे, माननीय काशीराम साहब की, बहन कुमारी मायावती जी की, उनसे इंस्पायर्ड होकर मैं बसपा में आया। मैं इससे पहले भी जो यहाँ पे आया तो एक राष्ट्रीय पार्टी का मैं विधानसभा का यहाँ से अध्यक्ष रहा, जेवर विधानसभा से। उसके बाद वो बूथों का गठन, बूथ पे लोग चुनते थे उस टाइम पे, उस संगठन में चुनाव हुआ। उसके बाद मैं इस जिले का जिला अध्यक्ष जो है बूथ के लोगों ने मुझे इलेक्ट किया। मैं वहाँ पे इलेक्ट होके पहला यहाँ पे इलेक्टेड उस राष्ट्रीय पार्टी का मैं यहाँ से जिला अध्यक्ष बना, यूथ कांग्रेस का एक राष्ट्रीय पार्टी का। ठीक है। उसके बाद जब मैं बहन जी की जो कार्यशैली मैंने देखी कि जो काम करने का तरीका था, मैं उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होके फिर मैं बहुजन समाज पार्टी में मैं आ गया। और उसके बाद बहन जी ने मुझे इससे पहले दादरी से भी मुझे वहाँ पे एक पद पे रखा, मैं प्रभारी रहा 2 साल। उसके बाद फिर मुझे मेरे बड़े भाई वो भी बसपा में हैं, लोकसभा के यहाँ से प्रभारी भी रहे। तो काफ़ी ज़मीन है मेरे परिवार से, मेरे समाज में मेरे परिवार से सब लोग अवगत है, भली भांति परिचित हैं। फिर मैंने LLB की, वहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है वो इक्वल टू MBA है, वो मैंने दिल्ली से किया। उसके बाद फिर मैंने LLB की, यहाँ से ही LLB करने के बाद फिर मैंने कोर्ट में प्रैक्टिस की। मेरा एक बिज़नेस भी है, ट्रेडिंग का मेरा बिज़नेस है और मैं यहाँ इंडस्ट्रीज में भी मेरा काम है, मैं करता हूँ। उसके बाद फिर बहन जी ने आज मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है। मेरा परिवार जो 25-30 साल से तपस्या कर रहा था, लोगों के बीच में हम लोग जा रहे थे, हम सामाजिक, हमारे ब्लड में है समाज के लोगों से जुड़ा रहना, आपस में भाईचारा बना के रखना, चाहे वो सर्व समाज के लोगों से हमारा भाईचारा रहता है। तो ये था और जो परिवार की एक मंशा थी, क्योंकि बिना सत्ता के, माननीय काशीराम साहब ने कहा है कि सारे तालों की चाबी केवल सत्ता है। तो अब हमने ऐसा महसूस किया कि यहाँ पे लोगों को रोज़गार का जो पहला मुद्दा है, रोज़गार की किसी व्यवस्था नहीं हो रही है। और कई जो अथॉरिटीज़ हैं यहाँ पे, चाहे वो बिजली विभाग वाले हों, चाहे वो ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण की अथॉरिटी हो, ये एक तानाशाही रवैया यहाँ किसानों के प्रति हो, ये अपनाए हुए हैं। और नए जो युवक हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको यहाँ के जनप्रतिनिधि, चाहे भारतीय जनता पार्टी के रहे हों, चाहे वो समाजवादी के रहे हों, उन्होंने कोई जॉब देने का काम नहीं किया। तो हम उससे इंस्पायर्ड हुए और बहन जी से काफ़ी टाइम से हम पार्टी में लगे रहे, सामाजिक रूप से हम लगे रहे। तो बहन जी ने हमको यहाँ से मौका दिया है। मैं बहन जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा समाज आज बहन जी के आभार व्यक्त करता है। पहले भी मेरे समाज के लिए बहन कुमारी मायावती बहुत कुछ किया है। आपने कुछ बातें कही और इसी कड़ी में हम एक जानना चाहेंगे, क्योंकि पश्चिम में ये खासकर एक है कि जिस पर जितने मुकदमे वो उतना ही बड़ा नेता। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि एक आज की राजनीति में जो है एक ट्रेंड हो गया है कि जितने बड़े दागी उतने बड़े नेता। तो क्या ऐसा नरेंद्र भाटी के साथ भी है? नहीं, देखो, हम कानून में विश्वास रखते हैं, हमारी नेता कानून में विश्वास रखती है। और कानून का जो बहन कुमारी मायावती ने राज स्थापित किया, मुझ पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। हम अपराधी प्रवृत्ति के नहीं है। हम कानून में रहकर, कानून के हदों में रहकर काम करने वाले व्यक्ति हैं। और समाज भी जो कानून में और रह के जो काम करते हैं कानून के दायरे में, कानून का राज स्थापित करने में हमारी नेता का विश्वास है। मुझ पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। अच्छा, अगर आप यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं, समाज में और अपने खासकर अपने क्षेत्र के लोगों के लिए क्या प्राथमिकता है कि आप सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो थोड़ा बताएं? देखिए, सबसे पहले मैं फर्स्ट डे से ही कहता आ रहा हूँ कि मेरी जो पहली प्रायोरिटी है, मैंने देखा है जो पढ़े लिखे युवक होते हैं, जो पढ़े लिखे हमारे शिक्षित भाई हैं, बहनें हैं, तो उनको रोजगार नहीं मिल पाता। और शिक्षा ग्रहण करने के बाद यहाँ पे सारे लोग किसान परिवार हैं। अब लोग यहाँ पे कुछ मुआवजा मिला है, वो बच्चों को पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं और वो पढ़ाई के लिए खर्च करते हैं और बच्चे को रोजगार नहीं मिल पाता। वो बच्चा अकेला घूमता है, वो अपने आप को बहुत गिल्टी उसे महसूस होती है। तो मैं ऐसे युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए मैं घर पर जाऊँगा। मेरी प्राथमिकता है कि मैं फर्स्ट जो इस योग्य जो बच्चा है, अगर वो हाई स्कूल है, ITI है, तो मुझसे उसके हिसाब से जॉब दिलाऊंगा। कोई MBA है, BTech है, MA है, उनके हिसाब से जॉब दिलाने के लिए पूरी प्राथमिकता से काम करूँगा। मैं शासन और प्रशासन से बात करके उनको जॉब दिलाने के लिए मेरी प्रायोरिटी रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में? हाँ, प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, जिसमें जो योग्यता उसके हिसाब से दिलाऊंगा।
करूँगा। अगर मुझको यहाँ से मैं विधायक बन दूँ, निश्चित रूप से मेरी पहली प्रायोरिटी। दूसरी प्रायोरिटी मैंने यहाँ पे देखा कि आए दिन किसान यहाँ पे आंदोलन करते रहते हैं, चाहे वो प्राधिकरण के खिलाफ हो। देखिए यहाँ पे जो है बहुत पहले मुआवजा लोगों को मिला है, 6% और 10% के जो प्लॉट होते हैं उसके लिए किसान ज़्यादातर संघर्ष कर रहे हैं। वो अब तक इन्होंने प्राधिकरण ने सॉर्ट आउट नहीं किया है, लोगों को पता ही नहीं है क्या। उसके लिए लोग काफ़ी टाइम से आंदोलित है और काफ़ी गाँवों में नहीं लगे हैं। कोई डिस्टर्बेंस पूरी इन्होंने कर रखी है, मैं उनको प्रायोरिटी पर ठीक कराऊंगा। दूसरी बात 64% के मुआवजे के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पे, उनको मैं प्रायोरिटी पर कराऊंगा। और तो कुछ गाँवों में इन्होंने जहाँ से 15-15, 20-20 साल पुराने लोग जो रहते हैं, कई पीढ़ियाँ रहती आ रही हैं, उनको एक नोटिस दिया है कि आप जो है MLC की ज़मीन में रह रहे हो और इस पर आपको रहने का अधिकार नहीं है। तो मैं उनको प्राधिकरण को ऐसी जो लोगों की समस्याएं हैं, जो आबादी से संबंधित समस्याएं, उसको निश्चित रूप से दूर कराऊंगा। ये मेरी प्रायोरिटी है। तीसरा, जो मेरे यहाँ पे ब्लॉक हुआ करता था, धनकौर ब्लॉक, देखो जेवर ब्लॉक भी अपना है, धनकौर ब्लॉक भी अपना है, दोनों ब्लॉक अपने। एक पहचान हुआ करती थी कि जो इधर के काम थे उनकी एक पहचान थी, धनकौर ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी की सोच देखिए, इन्होंने इस ब्लॉक को ही, एक पहचान हुआ करती थी, बड़े बूढ़े जो चुनाव लड़ते थे, और उसको ही ख़त्म कर दिया। पहले यहाँ पे जिला पंचायत, विधान, उसके ग्राम प्रधान, BDC के चुनाव हुआ करते थे, लोगों की अपनी सरकार हुआ करती थी। आज वो सुशासन जिसको बोलते थे, गाँवों की जो सरकार थी उसको ख़त्म करने का काम समाजवादी पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये भी हमारा एक मुद्दा है। मैं उसको भी पूरी तरह, अगर हमारी सरकार बनती है और मैं यहाँ से विधायक बनता हूँ, तो निश्चित रूप से इस मुद्दे को मैं लेके जाऊँगा। और इन गाँवों के, और जो जिला पंचायत, ग्राम प्रधान के चुनाव हमारे स्थानीय गाँव में होते थे, आसपास गाँव में, उनको मैं दोबारा सरकार, जो प्रधान के चुनाव होते हैं या BDC और उसके होते थे, उसको दोबारा जो सुशासन होती थी, गाँवों की सरकार होती थी, उसको मैं वापस लाने के लिए पूरा प्रयास करूँगा और चुनाव यहाँ पे हूँ। मेरा एक आखिरी सवाल है कि आपका बैकग्राउंड जो है वो पूरा राजनीति से जुड़ा रहा, वहीं से आप प्रेरित होकर राजनीति में आ गए। अब से पहले आपने चुनाव भी लड़े हैं, मतलब चाहे स्टूडेंट लेवल पर हो और छात्र संघ की राजनीति करी है। तो जिस पार्टी में आज हम हैं वो ज़्यादा उस चीज़ पर विश्वास नहीं करती। तो क्या आपको लगता है कि राजनीति की जो नींव है वो एक आदमी के व्यक्तित्व पर तय करती है, मतलब उसके व्यक्तित्व को निर्भर कर तय करती है? देखिए, जो बसपा है, ये एक आंदोलन से उन्होंने दबे कुचले शोषितों को उठाने का काम किया है। एक मूवमेंट है, उससे हम लोग प्रेरित हुए। जो इस मूवमेंट में काम करता है, जो निश्चित रूप से जो दबे, शोषित, जो अपने जिनको सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती, उनसे वंचित लोग रहते हैं, उनको पार्टी ने सहारा दिया। ये पार्टी ने एक संदेश दिया है कि हम दबे कुचले शोषित लोगों की पार्टी। दबे कुचले शोषित हर वर्ग में होते हैं, हर कास्ट में होते हैं, उनके लिए बहन कुमारी मायावती जी ने काम किया और हमने प्रेरणा ली। नेता तो हमारी एक है, वो बहन कुमारी मायावती जी, वो हमारी नेता है। और निश्चित रूप से पार्टी ने जो काम किए हैं, सब समाज के लिए काम करें। कभी मेरे समाज के यहाँ 8-8, 7-7 विधायक हुआ करते थे, जिला पंचायत हुआ करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी में मेरे यहाँ से पूरी तरह से सूपड़ा साफ है। किसी गुर्जर समाज के नेता को सम्मान नहीं मिलता। और जो गुर्जरों के महापुरुष रहे हैं, जैसे हमारे राजा सम्राट मीर भोज रहे हैं। देखिए, आज तो बहुत सरकारें आई, बहुत सरकारें गई। दुर्भाग्य देखिए, मेरे यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, मेरे यहाँ के विधायकों ने गुर्जरों के जो हमारे पूर्वज रहे, जो हमारे राजा महाराजा रहे, हमारे समाज का अपमान करने का काम। क्या इस बार इस चुनाव में इस बात का जो है वो हर्जाना जो है वो बीजेपी को भुगतना पड़ेगा? निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। देखो, मैं धन्यवाद करता हूँ बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने जब उनके संज्ञान में आया कि गुर्जरों के महापुरुषों का अपमान कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, चाहे वहाँ पर मुख्यमंत्री आए थे उस टाइम पर, और इन्होंने जब अपमान किया तो हमारे नेता के जब संज्ञान में आया तो उन्होंने अपना बयान जारी किया। और बयान जारी करके उन्होंने बोला कि जो राजा मीर भोज थे वो गुर्जर थे, गुर्जर हैं, गुर्जर रहेंगे। गुर्जर समाज के महापुरुषों का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, इसको बदला जाए। तो निश्चित रूप से सरकार की आंखें खुली, सरकार के जनप्रतिनिधियों ने जाके वहाँ पे इनका जो गुर्जर सप्ताह वो लिखवाए। हर वर्ग के साथ बहन कुमारी मायावती जी खड़ी हुई है और उन्होंने हर वर्ग का सम्मान दिया है। सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताय की नीति में विश्वास करते हैं। तो निश्चित रूप से जब किसी भी महापुरुष का एक भाई से भाई बढ़ाने का इन्होंने काम किया तो सब लोग समझ चुके हैं
कभी तो ये मजहब और धर्म के नाम पर लड़ाते थे, आज ये जात के नाम पर लड़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हुए। क्षेत्र में आप जा रहे हैं, प्रचार आपका चल रहा है, क्या लगता है कि जनता किस तरह की एक मतलब सोच लेकर आपसे मिलती है? जो लोग आते होंगे, क्योंकि आप अभी भी विपक्ष में हैं, तो किन मुद्दों को लेकर, किन मतलब अपेक्षाओं को लेकर आपसे बात करती है, बताती है? देखिए, जब मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, सबसे पहले तो मुझे लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। मेरा परिवार काफ़ी टाइम से एक्टिव रहा है, मैं भी काफ़ी टाइम से सेक्रेटरी रहा हूँ। जब से मुझे बहन कुमारी मायावती ने जिम्मेदारी दी है, मैं सर्व समाज में जा रहा हूँ। लोगों का अलग सा अटैचमेंट हम लोगों से है। बहन कुमारी मायावती जी के प्रति लोगों में लगाव है, क्योंकि उन्होंने जिले को कितने घंटे प्रचार? मैं मैं यहाँ से सुबह 8:30-9 बजे अपने लोगों से बात करता हूँ। लगभग मेरा जो है फुल टाइम जो प्रचार है, अब तो रात को सोने का टाइम ही है, वरना लोगों से डिस्कस 24 घंटे में चुनाव लड़ रहा हूँ। रात को मैं देख रहा हूँ कि 10 के लगभग हमारा टाइम हुआ, तो लगभग 11-12 बजे। हाँ, 11 बजे। तो फिर कितने बजे का रूटीन है? मेरे यहाँ कुछ सोसाइटीज़ हैं और मैं रात में वो लोग मिलते हैं, उनके पास जाता हूँ। दिन में अपने लोग आ जाते हैं, उनके सुझाव होते हैं, कुछ सब समाज के लोग होते हैं कि हमें इस तरह से चलना चाहिए। तो जुनून है। देखिए, मैं 16 घंटे माना जाए कि 16 घंटे लगभग में हम लोग पूरा टाइम दें, और सुबह की कोशिश हमारी ये होती है हम जल्दी जग जाते हैं। मैं 6:30-7 बजे तैयार हो जाता हूँ और अपने लोगों से लोग आने स्टार्ट होते हैं, उनसे मिलना मैं शुरू कर देता हूँ। बड़े भैया का कुछ सपोर्ट मिलता है? मेरी जो सबसे बड़ी ताकत है वो मेरे बड़े भैया वीरेंद्र डाड़ा जी हैं। उन्होंने समाज को अपना, उनके लगभग 50-52 साल उनकी एज है, और वो 18-19 साल की एज से ही समाज में लगे रहे, तो वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उनकी जो ताकत है, उसकी वजह से आज मुझे कहीं परिचय की ज़रूरत नहीं है। हर गांव में, हर कास्ट में, हर वर्ग में, सब समाज के लोग मेरे पूरे परिवार से अच्छी तरह से परिचित हैं। वो मेरी बहुत बड़ी ताकत है, और उनकी ताकत की वजह से मैं और जुनून और जोश के साथ ये चुनाव लड़ रहा हूँ। तो मैं तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आप विजयी हों, यही हम दुआ करते हैं। तो ये थे हमारे साथ नरेंद्र भाटी, एक एडवोकेट हैं, शैक्षिक हैं, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने इस राजनीति को विरासत में पाया है, लोगों के लिए संघर्ष किया है उनके परिवार ने, और उस संघर्ष से ही वो निकल कर आए हैं। अब उनका जो क्षेत्र है, क्योंकि प्रत्याशी जो बना दिया गया है, उन्हें जेवर विधानसभा से बसपा का प्रत्याशी बनाया गया है, और जिस तरह से वे 16 से 18 घंटे अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, तो उन्हें अपनी जीत नजर आ रही है। गौतम बुद्ध नगर से तेजिंदर सिंह,